क्या होता है जब एक आम सा लड़का, जिसके लिए उसकी पत्नी की मुस्कान ही उसकी पूरी दुनिया थी, शादी के महज 9 दिन बाद उसे हनीमून पर ले जाता है। लेकिन वो हनीमून उसकी आखिरी यात्रा बन जाती है। क्या होता है जब उसी का शव एक खौफनाक खाई में मिलता है और उसकी पत्नी मीलों दूर एक ढाबे पर बेसुध हालत में बरामद होती है, जिसके होश में आने पर बस एक ही जवाब होता है, मुझे कुछ याद नहीं आता। सोचिए, वो पत्नी जो सबसे सामने सिर झुकाकर अपने पति का नाम लेती थी, धीरे धीरे उसी पति की हत्या की आरोपी बन जाती है। जब उसके मोबाइल से मिलते हैं चौंकाने वाले सुराग, लोकेशन ट्रैकिंग, बैंक ट्रांजैक्शन और गूगल पर की गई खोजें, ऊंचाई से गिराकर मौत को एक्सीडेंट कैसे बनाया जाए, हर एक चीज जो रिश्ते की बुनियाद लगती थी, अब गवाही बनकर अदालत में खड़ी हो चुकी है। और तब एक मां की चीख गूंजती है, मेरा बेटा, जिसे वो सब कुछ मानता था, उसी ने उसे खत्म कर दिया। ये कोई फिल्म नहीं है, ये उस हकीकत की कहानी है जो हर किसी की रूह को झकझोर देती है। देश के सबसे चौंकाने वाले केस, राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी कहानी को उलट कर रख दिया है। पुलिस रिमांड में मार से टूट गई सोनम, और जब उसने रोते हुए अपनी जुबान खोली तो जो सच सामने आया, उसे सुनकर खुद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे सिर्फ एक ही सजा मिलेगी, वो है फांसी। जी हां, वही सोनम रघुवंशी जो पिछले कई दिनों से पुलिस को लगातार गुमराह करती रही, झूठ पर झूठ बोलती रही। अब पुलिस की सख्ती के आगे उसने अपना हर एक गुनाह कबूल लिया है। राजा की हत्या से पहले की नई वीडियो मिलते ही उसने पुलिस को जो कुछ भी बताया, वह किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। इतना ही नहीं, जब यह नई वीडियो सोनम के आशिक राज को दिखाई गई, तो उसने भी रोते हुए अपने सभी गुनाहों को कबूल कर लिया। सोनम और उसके आशिक राज के इस कबूलनामे के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह गई। उनके पसीने छूट गए। सारे सबूतों को इकट्ठा करके अब फांसी की सजा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आखिर कैसे भोले भाले राजा को सोनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2024 को, जब रामनवमी का दिन था। रघुवंशी समाज का एक विशाल भंडारा आयोजित किया गया था। इसी दिन समाज के लोग योग्य युवक युवतियों के नाम अपने समाज के पंजी में दर्ज करते हैं। सोनम के परिवार वालों ने जब उस रजिस्टर में राजा रघुवंशी की जानकारी पढ़ी, तो उन्हें लड़का बहुत पसंद आया। राजा न सिर्फ एक अच्छी नौकरी में था, बल्कि इंदौर का ही रहने वाला भी था। फिर क्या था, सोनम की मां ने राजा के घर फोन किया। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। फिर राजा और सोनम आपस में मिले और रिश्ता तय हो गया। लेकिन तभी राजा ने एक ऐसी बात नोट की, जिसे अगर उसके घर वाले समझ पाते तो शायद राजा आज जिंदा होता। राजा ने एक दिन अपनी मां से कहा कि सोनम उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रही। वह सोनम को एक फिल्म दिखाने ले जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने साफ मना कर दिया। राजा जब कॉल करता तो सोनम बात करने से कतराती। राजा की मां ने जब यह बात सोनम से पूछी, तो उसने कहा कि वह ऑफिस में व्यस्त रहती है, इसलिए बात नहीं कर पाती। परिवार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद सोनम सच बोल रही हो। 11 मई 2025 को शादी हुई। बैंड बाजा, रिश्तेदार, हल्दी मेहंदी, सब कुछ वैसा ही जैसा होना चाहिए था। तस्वीरों में सब हंस रहे थे, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो समझ जाता, राजा की मुस्कान दिल से थी और सोनम की बस जरूरत से। पहली रात राजा ने धीरे से पूछा, ठीक हो? सोनम बोली, थक गई हूं, सोना है। राजा मुस्कुरा दिया, नई दुल्हन है, शर्माएगी, यही सोचा। लेकिन अगली रात भी वही हुआ। तीसरी रात भी वह अपने मोबाइल में व्यस्त रहती, राजा से कटी कटी रहती, कई बार कमरे के बाहर जाकर बात करती और लौटते ही मोबाइल को साइलेंट करके तकिए के नीचे रख देती। एक बार रात को राजा ने पानी पीने उठते हुए देखा। सोनम मोबाइल में मुस्कुरा रही थी, किसी से चैट कर रही थी। उसने पूछा, इतनी रात को किससे बात कर रही हो? सोनम झुंझला गई, ऑफिस ग्रुप है, शादी की तस्वीरें डाली थीं, सब बधाई दे रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद सोनम ने कहा, हनीमून चलें। राजा ने हामी भरी, हाँ, मनाली चलते हैं। सोनम ने सिर हिलाया, नहीं, शिमला।
मनाली तो सब जाते हैं, कुछ अलग करें। मेघालय चलें। राजा थोड़ा चौंका। वह तो बहुत दूर है, सोनम बोली। जिंदगी में एक बार जाना है। फिर भी हामी भर दी। उसने सोचा शायद अलग माहौल में रिश्ता खुलेगा। हो सकता है सोनम भी नॉर्मल महसूस करने लगे। सोनम ने खुद टिकट बुक किए, होटल बुक किया, यहां तक कि कहां कहां घूमेंगे इसकी पूरी लिस्ट तैयार की। 20 मई को दोनों फ्लाइट से शिलंग पहुंचे। रास्ते भर सोनम मोबाइल में व्यस्त थी। कई बार लोकेशन ऑन करके किसी को भेज रही थी। राजा ने देखा उसने एक बार लिखा, हम होटल पहुंच गए हैं। राजा ने पूछा, मां को बता रही हो? सोनम ने सिर हिलाया। हां, मां को ही। लेकिन राजा जानता था कि सोनम की अपनी मां से तो शादी के बाद कोई खास बात नहीं हुई थी। फिर किसे भेज रही थी? होटल में चेक इन के वक्त रिसेप्शन पर लड़के ने पूछा, मैम, आपने पहले ही बुकिंग कर ली थी? सर, साथ में है। राजा थोड़ा अचकचाया बोला, हां, मैं पति हूं। सोनम रजिस्टर में साइन करके कमरे की चाबी ले ली। अगले दिन वे वहां एक रेंटल एजेंसी से स्कूटी किराए पर ली और आसपास की जगह घूमी। 23 मई की सुबह 5 बजे दोनों होटल से चेकआउट करते हैं। चूंकि लगेज बैग स्कूटी पर नहीं ले जा सकते थे, तो जरूरी सामान एक छोटे बैग में रखा और बाकी होटल के रिसेप्शन में छोड़ दिया। सोनम का उस दिन उपवास था, इसलिए एक दुकान से फल ली और कॉफी पी। फिर वे उसरा हिल्स की ओर निकलते हैं, जो शिलांग से करीब 60 किलोमीटर दूर है। दोपहर करीब 1:30 पर सोनम अपनी सास से बात करती है। हाँ, दादा का फोन अभी चालू नहीं हुआ, बस हम ऊपर चढ़ गए हैं। इसी कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि वे लोग घूम फिरकर स्कूटी के पास वापस आ गए थे। 1:47 पर जब राजा के बड़े भाई विपिन सोनम को कॉल करते हैं, तो फोन तो बजता है, लेकिन कोई रिसीव नहीं करता। राजा का फोन पहले से ही स्विच ऑफ था। 24 मई को सोनम का फोन भी बंद हो जाता है। यानी 1:20 से 1:47 के बीच में कुछ गंभीर घटना हो चुकी थी। विपिन तुरंत शिलांग पहुंचते हैं। होटल में पता चलता है कि दोनों 23 मई को सुबह 5 बजे चेकआउट कर चुके थे, लेकिन उनका लगेज अभी भी रिसेप्शन में रखा है। तभी विपिन को पक्का यकीन हो जाता है कि कोई अनहोनी हो चुकी है। पूरा नॉर्थ ईस्ट भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में था। समय रहते खोज नहीं होती तो शायद उनका मिलना मुमकिन नहीं होता। विपिन ईस्ट खासी हिल्स पुलिस को सूचना देते हैं, लेकिन खराब मौसम के चलते पुलिस की मदद सीमित थी। राजा और सोनम की ट्रिप की तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें एक पोस्टर दिख रहा था। उसी के जरिए परिवार स्कूटी रेंटल एजेंसी तक पहुंचता है। वहां से पता चलता है कि स्कूटी में जीपीएस लगा था। लोकेशन पता चलती है और वहां पहुंचकर पता चलता है कि स्कूटी बिल्कुल ठीक से पार्क की गई थी। चाबी उसमें ही लगी थी, लेकिन हेलमेट गायब था। लेकिन लगातार हो रही मूसलधार बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद मुश्किलें आ रही थीं। पर ऐसी कठिन परिस्थिति में भी स्थानीय लोग पीछे नहीं हटे। वे राजा और सोनम की तलाश में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। करीब 50 सर्च यूनिट्स बनाई गईं, जिनमें पुलिस, लोकल्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एनजीओ के सदस्य शामिल हुए। जहां टीमों की पहुंच नहीं हो पाई, वहां ड्रोन और हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया। मगर भारी बारिश के चलते बचाव कार्य की गति लगातार बाधित होती रही। आखिरकार 2 जून को, यानी गुमशुदगी के 10वें दिन, उस जगह से करीब 25 किलोमीटर दूर एक खाई में एक क्षत विक्षत शव बरामद हुआ। शरीर की हालत बेहद खराब थी, लेकिन पहचान की एक बड़ी कड़ी थी उसके हाथ पर राजा नाम का टैटू। जब पुलिस ने विपिन को शव दिखाया, वो एक झटके में पहचान गया। यह उसके छोटे भाई राजा की ही लाश थी। परिवार का सबसे बुरा डर अब हकीकत बन चुका था। हर तरफ मातम छा गया, चीखें उठीं, हाहाकार मच गया। लेकिन यह दुखद मोड़ इस केस का अंत नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश की शुरुआत थी। राजा के घर वालों ने बताया कि जब वह मेघालय निकला था, तो उसके पास सोने की चेन, 2 शादी की अंगूठियां और एक बेशकीमती डायमंड ब्रेसलेट था, जिसकी कुल कीमत करीब 1 लाख रुपए आंकी गई थी। लेकिन जो सामान पुलिस को घटनास्थल से मिला, उसमें केवल एक सफेद महिला की शर्ट, वीवो का टूटा मोबाइल फोन और राजा की स्मार्ट वॉच थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आईं, वे दिल दहला देने वाली थीं। राजा के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से वार किए गए थे। स्पष्ट था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी निर्मम हत्या थी। राजा को मारने के बाद उसकी लाश को खाई में फेंका गया था। जो स्कूटी घटनास्थल के पास मिली थी, वो एकदम सही हालत में पार्क की गई थी। न कोई खरोंच, न कोई गिरने के निशान। यानी राजा की मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। अजीब बात यह थी कि स्कूटी में अब भी चाबी लगी हुई थी और उसका हेलमेट गायब था। थोड़ी दूरी पर राजा और सोनम के ट्रैवल बैग भी मिले, जो वे साथ लेकर निकले थे, और वहां से 25 किलोमीटर दूर राजा की लाश मिली थी। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि कातिल ने हत्या के बाद स्कूटी को वापस उसी जगह लाकर सावधानी से पार्क किया और चाबी को जानबूझकर वहीं छोड़ दिया, ताकि रेस्क्यू टीम की जांच दिशा से भटक जाए। राजा की मौत 23 मई को हुई थी, लेकिन उसका शव 2 जून को वेई सावड़ोंग वाटरफॉल्स के नजदीक खाई में मिला, पूरी तरह सड़ी गली हालत में। शरीर पर कई गहरे घाव थे। सिर और पीठ पर कुल्हाड़ी जैसे हथियार के 2 बड़े कट साफ नजर आ रहे थे। इतने सारे साक्ष्यों ने यह साबित कर दिया कि यह हादसा नहीं, बल्कि एक बेहद क्रूर और योजनाबद्ध हत्या थी। पुलिस शुरू में इसे लूटपाट का केस मानकर चल रही थी और सोनम रघुवंशी को तलाश रही थी, जो उस दिन से ही गायब थी। उनका अंदेशा था कि लुटेरों ने सोनम को भी मार दिया होगा। लेकिन जैसे ही यह मामला मीडिया में आया, पूरे देश में आक्रोश फैल गया। सड़कों पर लोग उतर आए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जनता के जबरदस्त दबाव में पुलिस ने तुरंत एसआईटी टीम गठित की और सोनम की तलाश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। लेकिन केस की दिशा पूरी तरह तब बदल गई जब एक स्थानीय गाइड अल्बर्ट पीढ़ी ने पुलिस को एक बड़ा सुराग दिया। अल्बर्ट ने बताया कि 23 मई को उसने राजा और सोनम को 3 अजनबी युवकों के साथ फॉल्स की ओर जाते हुए देखा था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें राजा, सोनम और 3 अज्ञात युवक एक साथ दिखाई दिए। जब सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर निकाली गई, तो इंदौर और यूपी के कई संदिग्ध नंबरों से लगातार संपर्क में होने की जानकारी मिली। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इंदौर और उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से छापेमारी करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही सोनम को पता चला कि उसके साथी अब पुलिस की पकड़ में हैं, उसने घबराकर आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। 8 जून की रात लगभग 1 बजे यूपी के गाजीपुर जिले में एक ढाबे पर एक लड़की बदहवास हालत में पहुंचती है। उसने काली टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। वो लड़खड़ाती आवाज में ढाबे वाले से कहती है, भैया, क्या मुझे आपका फोन मिलेगा? मुझे अपने घर बात करनी है। ढाबे वाले ने बिना सवाल पूछे अपना मोबाइल पकड़ा दिया। जैसे ही लड़की ने कॉल मिलाया, वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ही देर में उसी नंबर पर एक बार फिर कॉल आता है। उसका भाई दूसरी तरफ होता है। वह ढाबे वाले से कहता है, भाई साहब, कृपया तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए। करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। जैसे ही सोनम ने अपनी पहचान बताई, पुलिस समझ गई कि यही वह लड़की है जिसकी तलाश में वे 17 दिनों से जुटे थे। पुलिस पहुंची और जब चेहरा देखा तो सब चौंक गए। यही थी सोनम रघुवंशी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। होठ सूखे हुए थे और चेहरे पर घबराहट नहीं, एक बनावटी मासूमियत थी। पुलिस ने पानी दिया और पूछा, आपका नाम? उसने कहा, मैं सोनम हूं। मुझे किडनैप किया गया था। सोनम को अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल जांच में कोई ऐसा संकेत नहीं मिला कि उसे नशा देकर बेहोश किया गया हो। शरीर पर खरोंचें भी पुरानी थी। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में लिखा, कोई स्पष्ट किडनैप या जबरदस्ती का प्रमाण नहीं है। फिर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। सोनम ने कहा, हनीमून के दौरान किसी ने हमें फॉलो किया। मुझे और मेरे पति को झरने के पास जबरदस्ती ले जाया गया। वहां मुझे बेहोश कर दिया गया और जब होश आया तब मैं यहां थी। मुझे नहीं पता मेरे पति को क्या हुआ। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ गहराई, सोनम की कहानी में दरारें दिखने लगीं। सबसे पहले उसका मोबाइल ट्रेस किया गया। फॉरेंसिक टीम ने उसका मोबाइल रिकवर किया, जो गाजीपुर से कुछ किलोमीटर दूर खेत में दबा मिला।
उसने 21 मई को शाम 4:12 पर एक लोकेशन शेयर की थी जिसमें लिखा था, ऑल क्लियर नाउ रेडी। गूगल सर्च हिस्ट्री में यह था, कैसे किसी को ऊंचाई से धक्का दें। हत्या की तरह दुर्घटना। भारत में व्हाट्सएप चैट में एक नंबर था जो नाम से नहीं सेव था, लेकिन उससे लगातार बात हो रही थी। उस नंबर से भी लोकेशन शेयर हुआ था और उस नंबर का नाम था राज कुशवाहा। फिर पूछताछ के दौरान सोनम से पूछा गया, राज कुशवाहा कौन है? सोनम बोली, पुराना जान पहचान है, बहुत पहले बात होती थी। पुलिस अधिकारी ने पूछा, लेकिन शादी के बाद भी बात क्यों चल रही थी? सोनम चुप रही। पुलिस ने उसका बैंक अकाउंट चेक किया तो पाया कि उसने शादी के बाद 9 लाख रुपये निकाले थे, जिसमें से 1 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए किसी एआर ग्रुप सर्विसेज में ट्रांसफर हुआ था। जब उस अकाउंट को खंगाला गया तो पाया गया कि वह राज कुशवाहा के भतीजे के नाम पर खोला गया फर्जी फर्म खाता था। पुलिस ने सोनम के सामने सबूत रखे तो वह पहली बार रोने लगी। उसमें डर नहीं, एक घबराहट थी कि अब हर नकाब उतर चुका है। पुलिस ने आखिरी सवाल पूछा, क्या तुमने अपने पति की हत्या की साजिश रची थी? सोनम ने सिर झुका लिया, लेकिन अब उनके हाथ सिर्फ सोनम नहीं, उस पूरी साजिश की चाबी लग चुकी थी। और जैसे ही उसके मोबाइल से राज कुशवाहा का नाम सामने आया, जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। राज कुशवाहा उम्र 35 साल, इंदौर का रहने वाला, सोनम के पुराने ऑफिस में काम कर चुका था। एक वक्त में वह सोनम का करीबी भी रहा था। सोनम ने शादी के बाद लोगों से कहा था कि अब सब पीछे छूट गया, लेकिन अब जो सबूत सामने थे वह कुछ और ही कहते थे। सोनम की शादी के 2 दिन बाद 13 मई से लेकर 21 मई तक सोनम और राज के बीच 24 से ज्यादा कॉल्स और 17 बार लोकेशन शेयरिंग हुई थी। पुलिस ने तुरंत इंदौर में राज कुशवाहा की तलाश शुरू की। वह शहर छोड़ चुका था, लेकिन जब सोनम की गिरफ्तारी की खबर वायरल हुई तब राज छिपने लगा। उसकी आखिरी लोकेशन ग्वालियर के पास एक फार्म हाउस में मिली। वहां से उसे दबोच लिया गया। पकड़े जाते ही राज ने अपने चेहरे पर वही मासूमियत ओढ़ ली जो सोनम ने गाजीपुर के ढाबे पर ओढ़ी थी। बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस दोस्त था। सोनम ने कभी बताया ही नहीं कि वह कहां जा रही है। लेकिन जब उसके मोबाइल की कॉल डिटेल सामने आई और उसमें वही कोडवर्ड मैसेज मिले, अब राज टूटने लगा। उसने बताया कि वह सोनम से शादी से पहले करीब था, लेकिन जब सोनम की शादी तय हुई तब वह नाराज था। सोनम ने उसे मनाया, कुछ दिन की बात है, फिर सब ठीक कर लेंगे। राज ने यह भी बताया कि सोनम ने कहा था, राजा भोला है लेकिन बहुत चिपकू है, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती। समाज क्या कहेगा? बस एक बार उसे हटा दो, फिर हम साथ हो सकते हैं। अब पुलिस को समझ आ गया कि हत्या किसी गुस्से में नहीं, बल्कि पूरी साजिश के तहत योजनाबद्ध ढंग से की गई थी। लेकिन राज अकेला नहीं था। उसने 3 और नाम दिए। राज्य ने उन्हें 10 लाख देने का वादा किया था। बस एक धक्का देना है, कुछ और नहीं। सोनम ने उन्हें फोन पर बात करवाई थी और बोला था, तुम लोग डरना मत, वो खुद गिर जाएगा। आकाश को सबसे पहले भोपाल से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया, हमें कहा गया था कि वह आदमी अपनी बीवी को पीटता है। हमें लगा हम किसी पीड़िता की मदद कर रहे हैं। विशाल और आनंद भी 2 दिन बाद पकड़ लिए गए। उन्होंने भी वही बयान दिया। हमें सच्चाई नहीं पता थी। पुलिस ने अब तक जो भी सबूत इकट्ठा किए थे, वे चिल्लाकर कह रहे थे कि यह सब पैसे और प्यार के बदले की साजिश थी। सोनम ने हत्या के लिए कोई हथियार नहीं खरीदा था। उसने वही काम करवाया जो एक रची हुई कहानी में होता है। मैं कुछ नहीं जानती थी, मैं तो बस शिकार हूं। लेकिन पुलिस ने उसके बैंक स्टेटमेंट, चैट्स, गूगल सर्च हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान के साथ अब चार्जशीट तैयार करनी शुरू कर दी थी। अब केस अदालत में जाने को तैयार था। लेकिन इससे पहले कहानी में एक और मोड़ बाकी था। एक ऐसा मोड़ जहां एक निर्दोष को मारने वाली अब खुद अदालत के सामने खड़ी होगी। 12 जून को सोनम रघुवंशी को अदालत में पेश किया गया। पुलिस की गाड़ी जैसे ही कोर्ट के गेट पर पहुंची, वहां भीड़ जमा हो चुकी थी। हत्यारी को फांसी दो, पैसे की भूखी औरत, इंसाफ चाहिए राजा को, ऐसे नारों की गूंज अदालत के दरवाजों तक पहुंची। सोनम को हथकड़ी में देखा गया। हल्के नीले रंग का सलवार कुर्ता, आंखों में कोई शर्म नहीं थी,
सिर झुका हुआ लेकिन चेहरा शांत। ऐसा लगता था जैसे उसे अब भी पूरा भरोसा है कि वह इस सब से बच निकलेगी। कोर्ट रूम नंबर 3 में कार्यवाही शुरू हुई। जज ने पहला सवाल पूछा, क्या अभियुक्त को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई है? सोनम के वकील ने सिर हिलाया। हाँ सरकार, चार्जशीट में 154 ए, 302 और 120 बी की धाराएं लगाई गई थीं, यानी हत्या की साजिश, हत्या और षड्यंत्र। जज ने सोनम से सीधा सवाल किया, क्या आपने अपने पति की हत्या की योजना बनाई थी? सोनम चुप रही। उसके वकील ने कहा, माय लॉर्ड, मेरी मुवकिल मानसिक तनाव में थी। उसे मारपीट की धमकियां मिलती थीं। यह हत्या नहीं, आत्मरक्षा थी। फिर वीडियो सबूत पेश किए गए। एक सीसीटीवी वीडियो में सोनम होटल के बाहर एक अजनबी से बात कर रही थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कोई भी कह सकता था कि वह उसे पहले से जानती है। गवाह की गवाही में बताया गया कि सोनम को 3 लोगों से झरने के ट्रेल पर मिलते देखा गया। कोर्ट ने राज कुशवाहा और बाकी 3 आरोपियों को भी अलग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हमें गुमराह किया गया। हमें लगा हम किसी महिला की मदद कर रहे हैं। राज ने एक नोट लिखा था जिसे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। उसमें लिखा था, मैंने सोनम से प्यार किया था, पर उसने मुझसे सिर्फ एक काम के लिए बात की, राजा को हटाने के लिए। अब मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सोनम की मां और पिता को भी बुलाया गया। उन्होंने कहा, हमारी बेटी निर्दोष है, वह किसी को मार नहीं सकती। राजा की मां ने पहली बार कोर्ट में आवाज उठाई। अगर निर्दोष थी तो शादी के 9 दिन बाद ही हनीमून पर जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? और अगर डर था तो पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? जज ने सब सुनने के बाद कहा, अदालत प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंच रही है कि यह एक सुनियोजित, संगठित और भावनात्मक रूप से निर्मम हत्या थी। अभियुक्ता ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और उसे ट्रैकिंग के बहाने उस स्थान पर ले जाकर जानबूझकर मारा गया। कोर्ट ने सोनम और चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अगले कार्यवाही की तारीख तय की, 25 जुलाई। जैसे ही पुलिस सोनम को वापस गाड़ी की ओर ले जा रही थी, मीडिया ने पूछा, आपने राजा को क्यों मारा? सोनम ने चुपचाप कैमरे की ओर देखा, फिर कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं भी एक शिकार हूं। लेकिन अब वह शब्द खोखले लग रहे थे। राजा की बहन ने उसी समय कहा, शिकार वह होता है जो भागने की कोशिश करता है। यह तो शिकारी थी जिसने सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं, हमारे भरोसे को भी मार डाला। पूरे इंदौर में अब हर पोस्टर पर एक ही बात लिखी थी, राजा की मौत को सजा दो ताकि और कोई राजा इस तरह ना मरे। जज कोर्ट रूम में दाखिल हुए। सोनम को पेश किया गया। अब उसके चेहरे पर ना वह मासूमियत थी, ना वह आत्मविश्वास, सिर्फ थकान और एक झुकी हुई गर्दन। राज कुशावाहा और उसके साथी भी सामने खड़े थे, एक ही कतार में, एक ही अपराध में बंधे हुए। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। यह अदालत मानती है कि अभियुक्ता सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। उसे योजना के अनुसार ट्रैकिंग के नाम पर आइसोलेटेड लोकेशन पर ले जाया गया और फिर एक धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई। सबूत स्पष्ट हैं, कॉल डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन, गूगल सर्च, गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और अभियुक्तों की स्वीकारोक्ति। सोनम की सांसें अब तेज हो रही थीं। वह सजा से नहीं, उस वक्त से डर रही थी जब उसके माता पिता की निगाहें उससे टकराएंगी। इसलिए अदालत अभियुक्ता सोनम रघुवंशी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120 बी और 2001 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, जिसमें बिना पैरोल के 20 वर्ष कठोर कैद शामिल होगी। राज कुशवाहा और अन्य तीनों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट रूम में एक पल के लिए खामोशी थी, फिर बाहर भीड़ से आवाज आई, इंसाफ मिला राजा को। लेकिन सुमित्रा देवी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। हमने यह कहानी सिर्फ एक सीख देने और समाज को एक संदेश देने के लिए बनाई है, और आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें।